जी अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब अहमद की तरफ से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज के दिन का जो हमारा सेशन है बेसिकली हम लोग ये जानना चाहेंगे, हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक रिसर्च पेपर जो है वो लिखा जाता है और कैसे एक बिगिनर के लिए इस प्रोसेस को आसान किया जा सकता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ अबाउट हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। इससे पहले हम लोगों ने एक इंग्लिश वर्जन जो है उसको अपलोड किया था, लेकिन कुछ दोस्तों की फरमाइश पे कि इसको आप मज़ीद इंटरैक्टिव करें, तो आज के दिन हम दूसरा जो इसका सेशन है जो मेनली हमने कोशिश करेंगे कि हम उर्दू या जो मीडियन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए जो है रिकॉर्ड करें, ताकि आप लोगों को समझने में जो है आसानी रहे और आप लोग जो है एक अच्छा रिसर्च पेपर जो है वो फ्यूचर में लिख सकें। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस हम लोग रिसर्च वीलॉग के प्लेटफॉर्म से अपलोड कर रहे हैं आप लोगों को पसंद करते होंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद अच्छी वीडियोस, अच्छे लेक्चर्स, अच्छे कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। उस पर हम कंसिस्टेंटली जो है वो काम कर रहे हैं। लेक्चर्स रिकॉर्डिंग का सिलसिला है जो है वो जारी है, और इंशाल्लाह जल्दी और नए टॉपिक्स के साथ और नए अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ नए वीडियोस भी हैं जो आपके सामने आपके साथ हम लोग जो है वो शेयर करेंगे। तो आज का जो सेशन है बेसिकली दैट इज़ अबाउट हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। तो अगर हम स्टार्ट करें तो व्हाट इज़ अ रिसर्च पेपर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी आपके जहन में आप रिसर्च पेपर का नाम सुनते हैं तो जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं दैट इज़ मेनली अबाउट समथिंग लाइक आर्टिकल्स, बुक शेल्फ्स, लाइब्रेरीज, इस तरह की चीज़ें जहाँ से आपको कोई लिटरेचर मिल सके, कोई नया नॉलेज मिल सके, कोई नई रिसर्च के बारे में आप लोग जान सकें। तो आपके जहन में जो तस्वीर जो पैदा होती हैं वो बेसिकली रिसर्च के हवाले से, बुक्स के हवाले से, नॉलेज के हवाले से या लाइब्रेरी के हवाले से, इस तरह का जो आपके जहन में जो स्केच है वो बनता है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो रिसर्च पेपर जो है बेसिकली जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सम ऑफ योर सोर्सेज more than a collection of different pieces of information about a topic and more than a review of literature in the field। मतलब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो तहकीक है, अपनी जो रिसर्च है उसको इस्तेमाल करते हुए एक नई चीज़, एक नई डायमेंशन, एक समथिंग दैट इज़ न्यू इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको आप ऐड करने की कोशिश करते हैं। पेपर किसी भी टाइप का हो, आप रिव्यू पेपर लिख रहे हो या आप रिसर्च इनिशियल बेसिकली न्यू रिसर्च पेपर जो है, ओरिजिनल रिसर्च पेपर जो है वो लिख रहे हो, उसका जो फिनिश्ड वर्क है वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को प्रेजेंट करेगा, आपके जो डिबेट करने का जो स्टाइल है उसको प्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ जो है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर या उस सोशल इशू के ऊपर ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो आपका जो रिसर्च पेपर है बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा या ऐड करेगा समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च पेपर के कंटेंट्स कौन से होने चाहिए। रिसर्च पेपर में किन कंटेंट्स का यूजुअली या जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो जर्नल्स में या पब्लिकेशन के दौरान आपको चाहिए होते हैं उन पे बात करते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ मैं स्टार्ट में बताता चलूँ कि कंटेंट्स जो हैं वेरी करते हैं जर्नल टू जर्नल या पब्लिशर टू पब्लिशर, जहाँ भी आप अपना रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ यही हतमी कंटेंट है, हतमी फहरिस्त है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस जर्नल में पब्लिश करवाना चाह रहे हैं उनके लिए आपको इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो है वो करनी होगी। हाँ, मतलब ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो जो मेन कंटेंट्स हैं या मोस्टली जो कंटेंट्स जो हैं किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो नॉर्मली यही होते हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उसका टाइटल होता है आपके रिसर्च पेपर का। टाइटल के बारे में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये 10 से 12 वेरी वर्ड्स के ऊपर और जो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। नंबर 2, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है अपने रिसर्च पेपर का।
नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने कीवर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन जो है आपने रिसर्च पेपर का लिखना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है रीडर के लिए कि आपने कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ये रिसर्च कंडक्ट की। उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन हमने जो डाटा कलेक्ट किया है हम वो प्रेजेंट करेंगे और हम उसको एक डिबेट या डिस्कशन की सूरत में अपने रीडर के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है सेकंड लास्ट हेडिंग जो हमारे रिसर्च पेपर की होगी वो कंक्लूजन होगा। और लास्ट सेक्शन है किसी भी रिसर्च पेपर का जो नॉर्मली होता है वो है लिटरेचर साइटेड, कि जो भी आप एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो लिटरेचर आप लोग इस्तेमाल करेंगे अपने रिसर्च के अंदर आपने उसको एक्नॉलेज करना होगा एट द एंड ऑफ योर रिसर्च पेपर। तो शुरू करता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपको समझ आएगी। टाइटल जो है टाइटल के मामले में हमें इस चीज़ का इस बात का हद दर्जा एहतियात करनी है कि हम कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दें जो कि आपके वर्क को आपकी रिसर्च को जो है रिप्रेजेंट ना करती हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ कि कभी भी जो रिसर्च टाइटल होता है उसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो ऐड नहीं किया जाता। रिसर्च टाइटल के अंदर एब्रीवेशन जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिसर्च टाइटल के अंदर शॉर्ट हैंड वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है जो रिसर्च टाइटल जो है वो बेसिकली आपका 10 से 12 हरूफ या 12 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप इंतहाई स्पेसिफिक रहते हुए और अपने अल्फाज का इंतहाई बेहतरीन चुनाव करते हुए उस प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करते हैं जो कि आप जिस पे आप लोग काम करने जा रहे हैं, जिस पे आप लोगों ने काम किया है। कीप इन माइंड 3 बेसिक चीज़ें, एक क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और तीसरा आपके टाइटल के अंदर कोई भी एब्रीवेशन या शॉर्ट हैंड जो है वर्ड जो है उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली एक समरी है आपके काम की जो कि आपने किया, और एब्स्ट्रैक्ट जो है मेनली उतने ही हेडिंग्स पे मुश्तमिल होता है जितना कि आपका रिसर्च पेपर होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने बैकग्राउंड देना होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपने अपने रिसर्च स्टडी ऑब्जेक्टिव को बताना होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपने रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर बात करनी होती है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने अपने रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स जो हैं उनको भी बताना होता है, और एट द एंड आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स या रिकमेंडेशन जो है आप उस एब्स्ट्रैक्ट के आखिरी जो सेंटेंस होता है यूजुअली आपकी कंक्लूजन के ऊपर या आपके रिकमेंडेशन के ऊपर होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जर्नल जो है 200 से लेके 250 जो वर्ड्स लिमिट्स है इसके दरमियान एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों से मांगते हैं कि आप जो ऑथर है जो रिसर्चर है वो 200 से लेके 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के देगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ जर्नल्स हैं जो आपको गुंजाइश देते हैं कि आप बड़ा रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करें कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स बेसिकली आप इस तरह कह सकते हैं कि इंतहाई चीदा, इंतहाई इम्पॉर्टेंट वो अल्फाज जो कि आपकी स्टडी के ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव हों। मतलब अगर आपने अपनी स्टडी में जिन टॉपिक्स पे काम किया है तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने मेनली अपनी स्टडी के अंदर रिसर्च की है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने डिबेट की है, डिस्कशन की है, लिटरेचर इस्तेमाल किया है, तो उनमें से उस तमाम तर मटेरियल में से आपने 4-5 जो है कीवर्ड जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। कीवर्ड्स रिसर्च जर्नल्स वाले क्यों अलग से मांगते हैं मैं उसकी वजह आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप गूगल, यूट्यूब या इस तरह के जो रिसर्च सर्फिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, तो आप यूजुअली कोई भी चीज़ कीवर्ड्स के साथ जो है सर्च करते हैं। तो जर्नल्स वाले या पब्लिशर्स जो हैं वो आपके कीवर्ड्स को एज अ मेटा डाटा गूगल, बिंग या किसी भी सर्च इंजन को सबमिट करवाते हैं। तो जब भी कोई बंदा उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो चांसेस हैं कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो भी
उस सर्च इंजन से निकलेगा और उसकी जो व्यूवरशिप है या रीडरशिप जो है उससे बहुत बढ़ने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कीवर्ड जो है वो आपने इंतहाई चॉइस जो है बहुत मुख्तसर और जामे होनी चाहिए, ताकि जो सर्च करने वाला है उस टॉपिक के उसी कीवर्ड्स को सर्च करे तो आपकी जो स्टडी है वो उसके सामने आए। जी आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, किसी भी रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए मैंने लास्ट सेक्शन में भी जो है वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दो डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं हमारे उसमें एक्सपीरियंस के मुताबिक। नंबर 1, आप डेफिनेशन से शुरू करें अपने स्टडी वेरिएबल्स की, और फिर अपना प्रेवलेंस रेट जो है उस इशू का, उस प्रॉब्लम का, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बेसिकली आपकी कंसेप्चुअलाइजेशन है, जिसमें आप रीडर को सबसे पहले अपने टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में या तारीफ के बारे में आगाह करेंगे कि आपका टॉपिक असल में है क्या। देन अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, तो प्रेवलेंस बेसिकली वो चीज़ है जिसमें आप लोगों ने अपने रीडर को अपनी उस सोशल प्रॉब्लम के बारे में आगाह करना है जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। अगर मैं प्रेवलेंस की बात करूं तो प्रेवलेंस को भी एक्सप्लेन करने के डिफरेंट हायरार्की हो सकती है। मैं कहता हूँ नंबर 1, आप अपने उस प्रॉब्लम को शुरू करें ग्लोबल सिनेरियो से कि ग्लोबल लेवल पे उसकी क्या अक्रंस है या क्या प्रेवलेंस है। फिर आप रीजनल लेवल पे आएँ, रीजनल लेवल पे आपकी सोशल प्रॉब्लम के क्या प्रेवलेंस है, फैक्ट्स क्या बताते हैं। देन आप अपने नेशनल लेवल पे आएँ कि नेशनल लेवल पे उस सोशल प्रॉब्लम के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो क्या कहते हैं। अगर आप किसी खास पर्टिकुलर इलाका या सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई ऐसा डाटा मौजूद है जो कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो लोकल लिटरेचर है उसको अपनी स्टडी का ज़रूर हिस्सा बनाएं। उससे आपकी स्टडी की जो क्वालिटी है वो इन्हांस्ड हो जाती है। इसी तरह वाइस वर्सा, इसका दूसरा मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्शन लिखने का दूसरा तरीका, दूसरा मेथड जो है, आप नेशनल लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने सबसे पहले अपनी लोकल स्टडीज़ उनको कोट करें, फिर रीजनल लेवल पे जो स्टडीज़ हैं उनको कोट करें, फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव को या ग्लोबल सिनेरियो को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करें, और उसके एंड पे आप लोग जो है अपने जो स्टडी है उसका जो वेरिएबल्स हैं उनको कंसेप्चुअलाइज कर दें कि हमारी स्टडी में हमारा जो वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल है, वो बेसिकली ये चीज़ आपको बताने जा रहा है। और दूसरा जो मैंने पहले कहा कि इसमें दूसरा इशू जो है, आप प्रेवलेंस को प्रेवलेंस को पहले शुरू करें और डेफिनेशन पे लेके आएँ। बेसिकली दो मेथड्स मैंने आपके सामने रखे। एक, आप डेफिनेशन से स्टार्ट करें और प्रेवलेंस के बारे में बताएं, और दूसरा आप प्रेवलेंस से शुरू करें और स्टडी की डेफिनेशंस के ऊपर जो है डिफाइनिंग की वेरिएबल्स की डेफिनेशंस है उनके ऊपर आए। किसी भी इंट्रोडक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो नॉर्मली एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा जाता है, जिसमें आप लोग बताते हैं कि इस मौजूदा या प्रेजेंट जो हमारी रिसर्च है इसका पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, इस स्टडी से हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम रिसर्चर्स को, हम रिव्यूअर्स को क्या बताने की कोशिश करेंगे। जी आगे चलते हैं। जी आगे मेथडोलॉजी, इसका तीसरा मेजर कंटेंट मेथडोलॉजी में बेसिकली अगेन इट डिपेंड्स के जर्नल्स आपको कितनी वर्ड लिमिट देता है, आपने उसको सामने रखते हुए मेथडोलॉजी लिखनी होती है। तो मेथडोलॉजी का मैं ओवरऑल इसको मैंने 5-6 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन सी मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इज इट एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव, आपको उसको बताना पड़ेगा और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप इस मेथडोलॉजी को क्यों ऑप्ट करेंगे। नंबर 2 पे आपके हैं मेथड्स। तो मेथड्स में आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने क्वालिटेटिव अप्रोचेज इस्तेमाल करनी है या क्वांटिटेटिव जो है अप्रोचेज जो है इस्तेमाल करनी है। इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सर्वे मेथड, फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं, क्वेश्चन या टेक्निक्स हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, केस स्टडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइफ हिस्ट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इनमें से जो भी मेथड जो है वो अप्लाई करना है, तो आपने उसको जस्टिफाई करना है अपने मेथडोलॉजी के सेक्शन के अंदर। मेथड्स के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि उन रिसर्च मेथड्स को अप्लाई जब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आपने कौन सा टूल जो है उसके लिए इस्तेमाल किया है। आपने कोई स्ट्रक्चर टूल इस्तेमाल किया है, आपने कोई सेमी स्ट्रक्चर टूल इस्तेमाल किया है,
आपने कोई गाइड इस्तेमाल की है, आपने कोई चेक लिस्ट इस्तेमाल की है, तो जो भी टूल आप अपने स्टडी के लिए इस्तेमाल करेंगे आपने उसका जो है उसका इंट्रोडक्शन, उसका एक ब्रीफ जो है अपनी मेथोडोलॉजी के सेक्शन में ज़रूर जो है वो डालना है। इसके साथ साथ आपने सैम्पल ऑफ द स्टडी के बारे में जो है अपने रीडर को बताना है कि आपका सैम्पल क्या था, लोकेल ऑफ द स्टडी, जहाँ पे आपने ये रिसर्च कंडक्ट की वो कौन सी थी, कितना टाइम लगा आपको ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करने में, और एट द एंड आपने डाटा एंट्री और डाटा एनालिसिस कैसे किया, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों ने इस्तेमाल किया, और जो है कौन से सॉफ्टवेयर को आपने इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से जो है एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश की। जी आगे चलें, तो आगे हमारा जो सेक्शन है वो है रिज़ल्ट और डिस्कशन का, जिसमें ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, यंग रिसर्चर्स जो हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम रिज़ल्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें या कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो आज के सेशन में एक इंतहाई आसान टेक्निक या मेथड आप कह लें कि कैसे एक यंग रिसर्चर जो है कैसे रिज़ल्ट एंड डिस्कशन लिख सकता है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक रिसर्च रिजल्ट्स जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि आपके जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं आपकी स्टडी के, आप वहाँ से अपने रिजल्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करें। सबसे पहले आप बताएंगे आपका जो है आपके रिजल्ट में जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर हैं वो आपके सैंपल के बारे में जो है क्या बताते हैं, सैंपल की एजुकेशन क्या है, जेंडर ग्रुप्स क्या हैं, इनकम क्या है, फैमिली टाइप्स क्या है, रूरल अर्बन लोकेशन में वहाँ कहाँ पे रहाइश पजीर है। तो ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो कि आप जहाँ से आप अपना रिसर्च पेपर का रिजल्ट्स जो है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के बाद आप आ जाएं अपने की वेरिएबल्स के ऊपर कि आपके जो स्टडी के जो की वेरिएबल्स हैं वो क्या कहते हैं, उनके टेबल्स देने हैं, उनके ग्राफ्स देने हैं, उस पर अपने ग्राउंडेड या थमेटिक एनालिसिस आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप डिसाइड करेंगे, और आप उनमें से भी वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं टेबुलर फॉर्म में उनका रिप्रेजेंट करना, उनका रीडर्स को दिखाना भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ज़रूरी लिटरेचर है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च पेपर के अंदर डालना। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो जिसको हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते एज यंग रिसर्चर, कि आपने अपने रिजल्ट्स को एक डिस्कशन में लेके जाना है जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज आप हुई हैं आपके सेम टॉपिक के ऊपर। अगर तो आपकी जो स्टडी है वो उस रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं जो मौजूदा जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके साथ, तो आपने वाजे करना है कि आपकी और उस स्टडी के दरमियान सिमिलैरिटी की क्या वजूहात हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपकी और एग्जिस्टिंग जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें कोई डिफरेंस है, तो यू आर सपोज्ड टू गिव जस्टिफिकेशन कि आपकी और एग्जिस्टिंग जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें डिफरेंसेस क्यों है। आया टाइम और स्पेस मैटर करता है, आया जियोग्राफिकल लोकेशन मैटर करती है, आया एजुकेशन मैटर करती है, आया इनकम ग्रुप जो है आपके रिस्पोंडेंट्स का वो मैटर करता है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके जो डिस्कशन का या डिबेट का जो सेक्शन होगा उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो इसलिए जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दो सेक्शन होते हैं। एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आप कंटेक्चुअल करते हैं, आप अपने टॉपिक को, अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप करते हैं अपनी डिस्कशन को या डिबेट को इन्हांस करने के लिए, जिसमें आप बताते हैं कि मेरी स्टडी ये है, मेरी फाइंडिंग्स ये हैं, मेरे रिजल्ट्स ये बताते हैं, जबकि इससे पहले जो रिसर्चेज हुई उनमें जो फाइंडिंग्स हैं वो या तो सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो उसकी रीजंस ये हैं, अगर सिमिलर्स नहीं हैं तो डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन की वजह अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द फैक्टर्स जो कि उसकी वजह हैं। ये था बेसिकली आपका डिस्कशन वाला पोर्शन कि आपने एक यंग रिसर्चर के लिए हमने अभी बात की कि वो कैसे अपनी डिबेट जो है उसको एक अच्छी डिबेट या एक अच्छी डिस्कशन जो है वो बना सकता है। एट द एंड ऑफ द सेक्शन हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन जो है बेसिकली आपको ओवरव्यू देता है आपकी तमाम रिसर्च पेपर की और स्पेशली आपकी फाइंडिंग्स की और आपकी डिस्कशन की। आपने कंक्लूजन के अंदर अपने
तमाम तर डिस्कशन और रिजल्ट्स और डिस्कशन वाला जो सेक्शन है उसको आपने समराइज करके एक 2-4 लाइंस का एक पैराग्राफ जो है वो बनाना है, जिसमें आपने बताना है कि आपके रिजल्ट्स क्या कहते थे, आपकी डिस्कशन क्या कहती हैं। और ये जो कंक्लूजन का जो पैराग्राफ है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वर्ड्स हैं इंतहाई एनालिटिकल और कंक्लूडिंग वर्डिंग होनी चाहिए, ताकि आप अपनी रिजल्ट को समेट सकें और अपने अपनी डिस्कशन को अपना समेट सकें। और इसके साथ साथ आप कंक्लूजन के ही सेक्शन में अगर कोई रिकमेंडेशन है आने वाले रिसर्चर्स के लिए, तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो फ्यूचर में कोई बंदा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहे तो वो इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करे एक अच्छी रिसर्च करने के लिए। आपके रिसर्च पेपर का आखिरी सेक्शन लिटरेचर साइटेड का होता है। तो लिटरेचर साइटेड बेसिकली आपने जितना भी एग्जिस्टिंग नॉलेज आपने इन टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल किया है, लोगों की कोटेशंस को कोट करने की कोशिश की है, उनकी नॉलेज को कोट करने की कोशिश की है, उनके वर्क को कोट करने की कोशिश की है। तो जितने भी इनसाइट आपने रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं, आपको एट द एंड ऑफ योर रिसर्च पेपर उन तमाम के तमाम को एक बिब्लियोग्राफी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि कोई भी जो एक भी रेफरेंस है आपकी लिटरेचर साइटेड में मिस ना हो, ताकि इसकी वजह से आपका जो रिसर्च पेपर है वो रिजेक्ट ना हो जाए। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप लिटरेचर साइटेड या बिब्लियोग्राफी को डिज़ाइन करें तो ये देख लें कि जर्नल वालों की तरफ से इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इज इट इन PA स्टाइल, SA स्टाइल, AAA स्टाइल, वैंकूवर स्टाइल या किसी और फॉर्मेट में। तो कि ये जो सबसे आखिरी पोर्शन है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है अपना आखिरी होने की वजह से भी, कि आपका तमाम तक काम जो आपने ऊपर कोट किया है उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जो जर्नल की जानब से दिया गया है उसके अंदर आपने इसको कवर करने की, उसकी मुताबिक फॉर्मेट करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त जो है वो रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, तो ये इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।